अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और आज़ाद, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। आज जुमा है, सो जुमा मुबारक। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मुझे कहते हैं गज़ल अमान। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद, जुमा मुबारक भी आप सबको। और आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट में ही खबर दे दूं, क्योंकि आज है 1965 जंग के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी का योम शहादत। 23 मार्च 1966 को पाकिस्तान का सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से उनको नवाजा गया था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात थी, उनकी आज उनकी 60वीं बरसी मनाई जा रही है। आज पाकिस्तान का ये उनको ख़राज अकीदत भी भरपूर अंदाज से पेश किया जा रहा है। इस वक्त आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर। बिल्कुल ऐसी है। और GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर हाज़िरी और वहाँ पे एक पुरवकार तकरीब भी हुई कुछ देर पहले, जिस तरह गज़ल ने जिक्र किया। इस तकरीब को आपने लाइव भी ABN न्यूज़ पर देखा। जी हाँ, एग्जैक्टली। और अभी सबसे पहले आपको पता है कि हम अपनी स्टोरीज से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली स्टोरी आज हमारे पास ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस बच गए हैं। उनकी दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा पर बिला जवाब इसराइली जारियत की मजम्मत भी की और कतरी अमीर और अवाम से यकजहती का इजहार भी किया। एलामिया जो सामने आया उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर से मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरीना तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और ये भी याद दिलाता रहा है कि मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों पर भी बात हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से मुलाकात में खित्ते में जो भी अमन की सूरत हाल है उस रिलेटेड भी मुशावरत की गई। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा हंगामी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँचे थे, जहाँ कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत और जो वज़ीर दिफा हैं शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने उनका इस्तकबाल किया था। और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। ये डेलीगेशन गया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। और जो आपने बात की है कतरी दौरे की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। जिस दिन इसराइल का हमला हुआ दूसरे दिन ही हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उनको रिसीव किया। फिर जो कतर के अमीर हैं उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया पाकिस्तान के डेलीगेशन जिसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और ये एक अच्छा इक़दाम है, मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठे होना चाहिए और लगता ही है कि आने वाले दिनों में शायद इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिले। बिल्कुल ऐसे खबरों आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बतानी है। जिना हॉस्पिटल कराची में पहली बार कैंसर के मरीज को मसनूई घुटना लगाने का ऑपरेशन कामयाब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के जिना हॉस्पिटल में घुटने के कैंसर का कामयाब ऑपरेशन किया गया। 35 लाख की लागत का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया गया और पहली बार कैंसर के मरीज को मसनूई घुटना लगाया गया। 26 साल नौजवान को मसनूई घुटना लगाकर नई जिंदगी दी गई। डॉक्टर फरूक का कहना है कि जिना हॉस्पिटल की तारीख में ये पहला मसनूई घुटने का कैंसर ऑपरेशन है। नौजवान को घुटने और पाँव के नीचे कैंसर था। ऑपरेशन के बाद मरीज के तमाम टेस्ट नॉर्मल आए हैं। मरीज के जिस्म में अब कैंसर का कोई असर नहीं रहा। डॉक्टर फारूक के मुताबिक मसनूई घुटने की कीमत 10 से 11 लाख थी, जो जिना हॉस्पिटल ने मरीज को मुफ्त फराम की। और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला ये मसनूई घुटना 20 से 25 साल तक कारआमद रहता है। आपको याद है कल हमने अपने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें घुटने में हमने देखी थी सोने की तारें हैं, जो जिस रिलेटेड बात की थी। आज ये कामयाबी से ऑपरेशन भी हो गया है और जाहिर है जब आपको कैंसर होने के बाद मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को भी याद होगी कि घुटने के अंदर से सोना निकला है। सोना निकला है। मैं भी वो काफी मुझे याद आ गई। अब घर का कोई बंदा भी घुटने के एक्सरे करवाने जाएगा तो वो कहेगा हमें दिखाया जरा इसके अंदर सोना तो नहीं है। बिल्कुल। तो जी वैसे भी आपको पता है कि ये कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके जॉइंट्स काफी डैमेज हो जाते हैं जब आपको कैंसर हो किसी भी चीज़ का। तो अब ये जो आर्टिफिशियल नी लगाया गया है इससे बहुत से मसाइल हल भी हो जाएंगे और कामयाबी से ऑपरेशन ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी खबर आपको देते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, ज़्यादा काम करने वाले अफराद, उनके लिए ये तशवीशनाक खबर है। जो बहुत टेंशन लेते हैं और परेशानी के साथ घंटों घंटों बैठे रहते हैं काम करने के लिए, ये उनके लिए खबर है। क्योंकि एक नई रिसर्च हुई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि हफ्ते में 50 घंटे से ज़ायद काम सिर्फ जिस्म को ही नहीं थकाता बल्कि आपके दिमाग की साख को भी बदलने लगता है। अमेरिकी साइंसदानों की जानिब से किए गए एक पायलट स्टडी में हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये रिसर्च की है। ये दिमाग का जायजा लिया गया है जिनमें उन अफराद को शामिल किया है जो बाकायदगी से हफ्ते में 52 घंटे या उससे ज़्यादा काम करते हैं। तहकीक से बहुत हैरान कुन नताइज सामने आए हैं, क्योंकि ऐसे अफराद के दिमाग में फैसला साजी, जज्बात पर काबू पाने और दबाव बर्दाश्त करने वाले हिस्से नुमायां तौर पर मुतासिर हो जाते हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हिस्से ही नहीं बल्कि दिमाग के 17 मुख्तलिफ हिस्सों में
तब्दीलियां नोट की गई हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपका मिडिल फ्रंटल गेरस होता है, जो कि आपके दिमाग का बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप काम करते हैं, और जब आप इतना ज़्यादा काम करते हैं तो वो इफेक्ट होता है, जो फैसला साजी और मनसूबा साजी के अमल में अहम किरदार अदा करता है, जैसे मैंने पहले कहा। और इसका साइज़ तकरीबन 19% बढ़ गया है। और माहिरीन का ये कहना है कि तवील मुद्दत में यही तब्दीलियां इंसान की ज़हनी सलाहियत, फैसला करने की जो क़ुव्वत होती है, या फिर आपकी जो जज्बाती सेहत है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये तहकीक एक अहम इंतबा भी है कि आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में काम आराम के दरमियान सेहतमंद जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, वो कायम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम नहीं करते। वरना ज़्यादा घंटे कमाने की ख्वाहिश होती है हमारी, और दिमागी सेहत पर फिर ज़ाहिर बोझ भी पड़ता है, फिर ज़्यादा काम भी होता है, और ज़्यादा काम होने की वजह से आपके मेंटल पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है गज़ल, और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो आपने बताई है। और हमारी अगर स्पेशली अगर मीडिया फील्ड की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, पाकिस्तान में रह के अब आप एक जॉब से गुजारा नहीं कर सकते हो। स्पेशली जो स्टाफ है वो हमने देखा है कि 2-2 जगहों पे जॉब करते हैं। सो अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो एक तो 8 घंटे जॉब है, और 8 घंटे एक जॉब और दूसरी जॉब 8 घंटे, और इसमें तकरीबन 16 घंटे। और मीडिया में आपको पता है छुट्टी एक होती है, और वो भी कभी कभार होती है, कभी एक जगह पे छुट्टी होती है, फिर दूसरी जगह पे छुट्टी होती है। इस छुट्टी को लगा के मीडिया में स्पेशली काम करने वाले लोग 96 घंटे काम करते हैं। सो इस तरह के हालात हैं सिर्फ मीडिया में, और मीडिया से बाहर आप देखेंगे तो किस तरह के हालात होंगे। हाँ, जो लोग सिर्फ जो लोग सिर्फ 8 घंटे जॉब करते हैं वीकली, और उनको सिर्फ 6 दिन काम करना होता है, तो वो 48 घंटे करते हैं, वो इस पैरामीटर से कम आते हैं। लेकिन जो डबल जॉब करते हैं तो वो 48 को आप जब जमा करेंगे तो 96 हो जाएगा। सो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो आपके पास जान है तो जहान है, कल जान नहीं होगी तो फिर डबल जॉब करना भी मुश्किल हो जाएगी। खबरतीन नौज़ाद, आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं, और अफसोसनाक खबर भी है। बदोबदी को जब आप सुनते हैं तो आपको एक शख्स याद आते हैं जिनका नाम है चाँद फ़तेह अली खान। पाकिस्तानी गुलकार और इंटरनेट पर शोहरत पाने वाले फनकार चाँद फ़तेह अली खान को इंग्लैंड में एक अवामी इवेंट के दौरान अंटू से निशाना बनाया गया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो लंदन में एक पराठा स्टॉप पर मुनक्किदा तकरीब में शरीक थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक मद्दाह इनके साथ तस्वीर बना रहे थे। इसी दौरान चंद अफराद ने अचानक उन पर अंडे बरसाने शुरू कर दिए। चाँद फ़तेह अली खान, जो अपनी मुनफरिद गायकी और इंटरनेट पर वायरल वीडियोज़ के बायस मशहूर हैं, बरतानिया में अपने फैंस के साथ मुलाकात के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक थे। ताहम इस वाक़े ने इनकी गैर मुल्की सरगर्मियों पर सवाल निशान भी खड़ा किया है, और सोशल मीडिया पर यह खबर भी तेज़ी से वायरल हो रही है। सारिफीन ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया, और लिटरली ये बहुत अफसोसनाक है। ये अंडों का रुझान पता नहीं कहाँ से प्रिवेल कर रहा है, और वो लंदन तक पहुंच गया। हाँ, वही ना, हम अपनी तरबियत जो पाकिस्तान में अपने इमेज हम शो कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो अब हम यूके में भी शो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप कभी किसी लीडर पर इस तरह से अंडे फेंकते हैं, कभी जूता फेंकते हैं। अब मतलब अंडे का वाकया अभी पीछे रिसेंट हुआ था अलीमा खान साहिबा के साथ, अब ये इस तरह से वाकया हो गया, और हुआ भी मुल्क से बाहर। क्या आप इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी, और किस तरह से, मतलब मुझे तो कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इस पर क्या एक्सप्लेन करूं। बिल्कुल ऐसी हो जिस तरह अलीमा खान को जिसने अंडा मारा था, वो बंदा स्पेशली अपनी गाड़ी में आया सिर्फ एक अंडा मारने के लिए, और वो पूरा एक गैंग था जिस तरह आपने बात की है, और वो अंडा मार के वापस चला गया। और ये देखिए, बदोबदी आपको पसंद नहीं है, या फिर चाँद फ़तेह अली खान आपको पसंद नहीं है, वो अलग मैटर है। उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे इख्तलाफ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इख्तलाफ तो ये है कि आप उनको सुनिए मत। अगर आप किसी शख्स को सुनते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं, और आपको हेडलाइन बनाने के लिए अंडा मारना है, तो यार कम अज़ कम आपको एहतियात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मतलब आप क्या कर रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दें। आगे बढ़ते हैं और एक आपको अच्छी सी खबर बताते हैं, क्योंकि जुम्मा भी है, और जुम्मे के साथ साथ फिर ये है कि एक अच्छी सी खबर ये है कि मोहब्बत भरी फिश बॉन्ड, बेसिकली मोहब्बत और तख्लीकी सोच अगर साथ मिल जाएं तो मौजे भी मुमकिन हो जाते हैं। और ये सच साबित किया एक शख्स ने, जिसने अपने माजूर गोल्ड फिश को बचाने के लिए ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये छोटी सी मछली एक खतरनाक बीमारी स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर का शिकार थी। अब ये क्या होती है कि एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती है मछलियों में, जो उनको एबिलिटी देती है कि जब वो तैरें पानी में, लेकिन जब उनका एक ऑर्गन होता है वो ख़राब हो जाए तो उस वजह से वो तैर नहीं पाती हैं। फिर क्या हुआ कि जी इस बीमारी में मछली अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, जैसे मैंने कहा, और कभी वो उल्टी तैरने लगती है, कभी बिल्कुल नीचे डूब जाती है। ज़्यादातर मामलात में होता है कि ये बीमारी उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है। लेकिन इस मछली के मालिक ने हार मानने के बजाय एक अनोखा हल तलाश किया। उसने अपनी नन्ही सी मछली के लिए ऐसा व्हील चेयर नुमा आला बनाया जो पानी में तैरने के काबिल था। That's amazing. जी, और ये आला पानी में छोटे पहियों की तरह काम करता था और मछली को वो सीधा रखता था और उसे दोबारा आम मछलियों की तरह तैरने के काबिल बनाता था। और ये मंजर ना सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बल्कि इसको दुनिया भर के लाखों लोगों ने
लोगों के दिल जीत लिए हैं इस मंजर ने। और ये कहानी इस बात की रोशन मिसाल है कि इंसान और जानवर के दरमियान रिश्ता कितना गहरा हो सकता है और ज़रा सी हमदर्दी, तख्लीकी सोच किसी बेज़बान की ज़िंदगी भी बचा सकती है। बिल्कुल ऐसी, और डेट इज़ वेरी अमेजिंग। देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर वो हिम्मत हार जाता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन उसने एक तो व्हीलचेयर बनाई और फिर ऐसी व्हीलचेयर बनाई जो कि आप पानी में छोड़ेंगे तो वो मछली को लेके डुबोगी, मतलब डूबेगी नहीं, वहाँ पे उसमें तैरने वाली सलाहियत भी है। सो हैट्स ऑफ टू दिस गाय, इसने अपनी मछली की मोहब्बत में हमें इंसानियत का दर्स भी सिखाया। यहाँ पे मैं कल खबर सुन रहा था कि शायद पता नहीं 10 रुपए के तनाज़े पे या 100 रुपए के तनाज़े पे एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक ये भी दुनिया है और एक ये भी दुनिया है। सो हमें पॉजिटिव्स भी शेयर करने चाहिए क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव काम भी बहुत हो रहे हैं और शायद इसी वजह से इस दुनिया का निज़ाम कायम दायम चल भी रहा है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए जुमे की मुनासिबत से मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आज से तकरीबन 84 बरस कबल 1941 में मक्का मुकर्रमा में तूफ़ानी बारिशें हुई थी, जिसके नतीजे में मस्जिद हराम के मताफ के सैन में 1.5 मीटर से ज़्यादा पानी खड़ा हो गया था। इस पानी ने हिजर अस्वद को भी डाम दिया था। इस मौके पर एक बहरीनी लड़के जिनका ताल्लुक बहरीन से था, अली अल ओज़ी की तस्वीर मंजर आम पर वायरल हुई, जिसने तैरकर एक नादिर अंदाज में तवाफ़ की इबादत अदा की थी। सीरत की किताबों में आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैतुल्लाह का तवाफ़ तैरकर किया था। अली ओज़ी 2015 के वस्त में फौत हो गए थे। वो साबका अखबारी रिपोर्टर्स में इंकशाफ कर चुके हैं कि तूफ़ानी बारिशों वाले साल वो मक्का मुकर्रमा में तालीम हासिल कर रहे थे और इनकी उम्र उस वक्त 12 बरस से ज़्यादा नहीं थी। वो बारिश मुसलसल 1 हफ्ते तक जारी रही थी और इसी दौरान दिन या रात में से किसी वक्त भी वक्फा नहीं आया। बारिश के आखिरी रोज़ अल ओज़ी ने अपने एक भाई और दोस्तों के साथ हरम मक्की जाने का फैसला किया। इस मौके पर इनके हमरा अल ओज़ी के एक उस्ताद भी थे। उन्होंने देखा कि हरम शरीफ तकरीबन पानी में डूबा हुआ है और इस पर अल ओज़ी ने, जो तैराकी में महारत रखते थे, तजवीज़ पेश की कि बैतुल्लाह का तवाफ़ तैरकर किया जाए। बाद अज़ाब वो अपने भाई और एक दोस्त के साथ इस ख्याल पर अमल के लिए आगे बढ़ गए और इस हवाले से ज़ेरे गर्दिश तस्वीर में अल ओज़ी मकाम इब्राहिम के करीब नज़र आ रहे हैं, जबकि उनका भाई और एक दोस्त तवाफ़ के बाद बैतुल्लाह के दरवाजे पर बैठकर आराम कर रहे हैं। माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन की वो एक ज़्यादा अच्छी खबर है कि जिस तरह पानी भर गया था और फिर तैराकी की और तैराकी करने के बाद कैसे कामयाबी के साथ वो वहाँ पहुँचे। तो जी ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होंगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जुम्मे के लिहाज से हमने कोशिश की कि आपके साथ ज़्यादा पॉजिटिविटी भी शेयर करें। नेगेटिविटी जिस तरह से फैल रही है आजकल हम देख रहे हैं, वहीं हमारा ये भी काम है कि हम पॉजिटिविटी को भी शेयर करते रहें। तो यहाँ पर लेंगे जी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो कि आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा होगा, लेकिन अभी सैलाब आया है, अभी पुरानी खेप मौजूद है, पुराना ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब महंगी हो चुकी हैं। स्पेशली आटे की बात की जाए, जो हर पाकिस्तानी के दस्तरखान की बुनियादी ज़रूरत है, आज एक बड़े बहरान में गिर चुका है। सरकारी निर्ख मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट से 10 और 20 किलो के थैले गायब हो चुके हैं। दुकानदार मनमानी कीमतों पर आटा फ़रोख्त कर रहे हैं और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। सवाल यह है कि आखिर ये बहरान किस कदर संगीन है और क्या इसके पीछे असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या गंदम की किल्लत है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले हफ्तों में आटे की कीमत कहाँ तक जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं कैसर शरीफ साहब, जमात इस्लामी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने इब्तिदा में बात की है कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि आटे का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ज़ाहिर है आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है कि क्यों हो रहा है ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो आटे की सूरत हाल है, आटा जो है वो मार्केटों से गायब है और इसका हमने खुद सर्वे किया, खुद इसको देखा और जहां पर आटा अवेलेबल है वहां पर भी जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने रेट अनाउंस किया 1810 रुपए, उस पर अवेलेबल नहीं है, बल्कि 2500-2400 से कम कहीं भी आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये जो हुकूमत ने 3 दिन की मोहलत दी, आटा गंदम जिन लोगों ने स्टॉक की हुई है उनको 3 दिन का वक्त दिया गया, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं और ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं किया गया। फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन होना चाहिए था। और अगर यही आटे का जो बहरान है माजी के तजर्बात से सीखा जाता
तो ये हुकूमत बर वक्त जो है अच्छे रेट पर किसानों से गंदम खरीद सकती थी और उससे किसान भी खुशहाल होता, खुश होता, और गंदम का कंट्रोल और आटे का जो मामला है वो भी हुकूमत के इख्तियार में रहता, और इस तरह की जो सिचुएशन है वो भी ना बनती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो किसानों को माफिया करार दिया और किसानों को तकलीफ पहुंचाई, किसानों का जो है वो इस्तेहसाल किया गया, जिसकी वजह से आज हम जो है ये दिन देख रहे हैं। और ये जो बहरान है आटे का, ये पहली दफा पैदा नहीं हुआ। ये आटा माफिया, गंदम माफिया, इन लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए, हुकूमत को सामने लेकर आना चाहिए। जिन गोदामों को सील किया गया है उन गोदामों के मालकान का रिकॉर्ड भी जो है वो आवाम को, मीडिया को शेयर करना चाहिए ताकि पता चले कि ये कौन ठीक हो लोग गया। हैं। अच्छा सर, और मुझे ऐसा ये भी क्यों बताइएगा करते कि हैं? अगर सरकारी बात कीजिए तो उसमें 10 और 20 किलो आटे के थैले इस वक्त मार्केट से बिल्कुल गायब हैं, जो सरकारी कीमत बताई गई थी उसके मुताबिक। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या जखीरा अंदोजी है या फिर सप्लाई की कमी है? क्योंकि अभी तो सैलाब के आफ्टर इफेक्ट्स आने थे, लेकिन अभी एकदम से ही इस तरह की चीजें सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, ये दोनों फैक्टर हैं। जहीरा अंदोज जो है वो जब आपकी जो आटे की एसोसिएशन है, फ्लोर मिल्स की जो एसोसिएशन है, वो अपनी मिली भगत से इस चीज को जब किसी चीज की सप्लाई को रोकती है तो ब्लैकमेल होती है हुकूमत। इसका आसान और बेहतर हल ये था कि किसानों की गंदम खुद अच्छे रेट्स पर जो है वो खरीदी जाती, ताकि उसका कंट्रोल, पूरे स्टॉक का कंट्रोल हुकूमत के पास रहता। लेकिन ये इंतहाई नाअहली और नालायकी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। उल्टा किसानों को दुख दिया गया, तकलीफ दी गई, परेशान किया गया, उनको माफिया करार दे दिया गया। असल माफिया तो ये है जिसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा, और असल माफिया तो वो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। हुकूमत इनडायरेक्टली डायरेक्ट करती है, जिसका नुकसान आज जो अच्छा है सर, वो अभी आपने की है मिल्स एसोसिएशन के हवाले से, तो उनके मुताबिक कि जो गंदम की फी मन कीमत है वो तो 2300 से 3000 रुपए तक पहुंच गई है। तो एक यकदम इस तरह का इजाफा किस तरह फिर मुमकिन है? देखिए, ये जब किसान से गंदम खरीदने का वक्त था तो इसका रेट 2200 जो है वो मुकर्रर किया गया। अच्छा। किसान इतना, उसके पास सरमाया नहीं होता कि वो अपना पैसा जो है या अपनी गंदम स्टॉक रखे और उसको इस्तेमाल में ना लाए। उसने मजबूरन, अपने अखराजात भी उसके पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मजबूरन उसको अगली फसल के लिए, अपने अखराजात के लिए, बुनियादी जरूरियात के लिए, अपने बच्चों की तालीम और घर की अद्वियात के लिए ये चीज बेचनी होती है। मजबूरन उसने बेची और उस वक्त हुकूमत ने गंदम खरीदने से इनकार किया। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कहा कि ये किसान माफिया है। किसान माफिया नहीं है, बल्कि उस वक्त यही गंदम माफिया जो है हुकूमत की सरपरस्ती में इन्हीं के MPA, MNA और इन्हीं के जो है वो सपोर्टर्स, और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन के दिनों में इन पर पैसा खरीदते हैं, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एक बड़ा माफिया है जिसने सारा जो स्टॉक है वहां होने पौने दामों उसको जो है वो अपने कब्जे में लिया, खरीद लिया। और अब जब वक्त आया तो ये 3000 नहीं, ये अमली तौर पर 4000 और इससे ज्यादा कीमत पर गंदम जो है वो इस वक्त मार्केट में फरोख्त हो रही है, जो कि किसान से खरीदी गई कीमत का डबल है। तो गोया आवाम को निचोड़ा गया। अगर एक तखमीने के मुताबिक, इदारा शुमारियात के मुताबिक फी पर्सन जो है वो गंदम की कंजम्पशन को कैलकुलेट किया जाए, उस पूरी सारी चीजों को जो है वो देखा जाए, तो एक दिन में तकरीबन एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक आटा गंदम माफिया जो है वो 2 से 2.5 अरब रुपए जो है वो समेट रहा है इन दिनों। और ये जो है 12 अगस्त को शुरू हुआ। 12 अगस्त को लाहौर में 20 किलो जो आटे का थैला था वो 1400 रुपए का था, आज वो 2500 का है। और इदारा शुमारियात ने ये रिपोर्ट दी थी कि एक 20 किलो का जो थैला है उसकी कीमत में 1050 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बुनियादी मसला है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हुकूमत आने वाले फसल पर इसको एड्रेस नहीं करती तो ये मसला जूं का तूं रहेगा। और इनकी अहलियत पे पहले से सवाल उठ रहे हैं, और ये सवालात जो हैं वो मजीद हकीकत का रूप धार देंगे कि क्या ये पंजाब हुकूमत ही इसकी असल सरपरस्त है। मैं ये समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इस हवाले से क्लियर और दो टोक पॉलिसी अपनानी होगी। वो पॉलिसी किसान दोस्त पॉलिसी हो सकती है, किसान को फायदा हो और आवाम को फायदा हो, और उसको बर वक्त चीज जो है। ठीक हो गया। कैसर साहब, मुझे ये भी बताइए, आपकी तमाम बातें जायज़ हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट भी कीजिएगा पैकिंग वाले आटे के हवाले से कि उसकी कीमतें
3 हफ्तों में इस हद तक कैसे बढ़ सकती है? क्या ये सिर्फ गंदम महंगी होने की वजह से है, या फिर जो निजी कंपनीज हैं उनकी मनमानी भी है और जखीरा अंदोजी भी है? देखिए, ये हुकूमत का जब कंट्रोल नहीं होगा मार्केट पर, हुकूमत का जो है वो उस पर ना कंट्रोल होगा, ना कोई मॉनिटरिंग होगी, तो फिर यही माफिया जो है वो उन्हें पौने दामों अपनी चीजें पहले खरीदता है, जब बेचने का टाइम आता है तो वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यही सिलसिला जो है अभी आप देख रहे हैं। हमारा जो आर्टिकल आइन है हमारा उसकी दफा 9 है, दफा 14 है, दफा 38 को अगर स्टडी करें अलिफ से दाल तक, तो उसका मतलब ये है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हुकूमत ने देनी होती हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उसमें बुनियादी खाने पीने की अशियाए जरूरिया हैं, कपड़ा है, बाकी सहूलतें हैं। तो इसका प्लान, इसका पूरा जो प्लान है ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो काश्त के हवाले से कोई प्लान नजर आया कि इस दफा गंदम काश्त कितनी करनी है, गंदम की जरूरत कितनी है। कभी हम गंदम बाहर भेज रहे होते हैं, कभी वहां से मंगवा रहे होते हैं, कभी जो है वो गोदामों में खराब हो रही होती है, डिस्टर्ब हो रही होती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये सारा जो काम है ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इसका नोटिस लेना चाहिए, इस चीज पर मौसर प्लानिंग करनी चाहिए। और आने वाले वक्त में ये चीज उसी सूरत में कंट्रोल हो सकती है जब किसान दोस्त पॉलिसी हो, अवाम दोस्त पॉलिसी हो, किसान को जो है उसका सही हक दिया जाए, अच्छा रेट दिया जाए, और अवाम को जो है वो आटा एक बुनियादी जरूरत है। आज भी मैं समझता हूँ मुतालबा करते हैं पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी लाहौर, आप उसको सब्सिडी दें और अवाम को जो आटा है वो मुहैया करें, ताकि लाहौर में जो आटा गायब है, अवाम मुश्किलात का शिकार है, वो मुश्किल दूर हो सके। अगर ये मुश्किल बिल्कुल दूर सर, नहीं आप होती, दुरुस्त तो फरमा हम रहे इंशाअल्लाह हैं। ताला आपने कहा है कि इस हवाले से जो है नोटिस लेना चाहिए, मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी बता दें कि अब इस बहरान को काबू करने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जा सकते हैं? मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि जहाँ पर अरबों खरबों रुपए के लेन देन और मालियाती ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो आम आदमी के लिए तो ज़ाहिर है दस्तरखान के लिए 20 किलो आटे के थैले को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हुकूमत इस वक्त जो खबरों की हद तक मैं देख रहा हूं कि हुकूमत इस वक्त छापा मार रही है। उसने फोर्सेस को कहा है कि गंदम जहां स्टॉक है वहां जो है वो छापे मारे जाएं, गंदम को बरामद किया जाए, और उस गंदम को जो है वो एक मुनासिब रेट पे इस्तेमाल में लाके इस शॉर्टेज को, मसनूई जो बहरान है, इसको खत्म किया जाए। गो कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन बहुत लेट है। और क्यों ना ये पहले इकदाम कर लिए गए, इसकी नौबत ही क्यों आई, ये वो सवालात हैं जो इनकी अहलियत पे, इनके पूरे प्लान पे जो है वो सवालिया निशान है कि इनकी कितनी क्या इंटेंशन है, उसको ये एक्सपोज कर रहे हैं कि पहले ये चीजें क्यों नहीं की गई। पहले आपने बिल्कुल जो है वो किसानों को माफिया करार दे के बिल्कुल एक नामुनासिब और फजूल पॉलिसी जो है वो अपनाई, जबकि पाकिस्तान जो है, बिलखसूस पंजाब जो है, वो एक ज़राअत के हवाले से मजबूत तरीन जोन है पूरे पाकिस्तान को, जिसने जो है अशियाए जरूरिया देनी है, लाइफ स्टॉक देना है, और गंदम उसका एक बुनियादी जुज है। हर घर में, हर जगह पे जो है वो गंदम रोजाना का इस्तेमाल होने का मामला है, और इंसानी बुनियादी जरूरतों में उसका शुमार किया जाता है। आपका पूरा प्लान जो है, आपका पूरा विजन जो है वो एक्सपोज हो गया। वो बिल्कुल नजर आया कि आपका ना तो कोई प्लान था, ना कोई विजन था, और जिस पॉलिसी को आपने अपनाया था वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई, वो नाकाम हो गई। इस वक्त जो किया जा रहा है, ये इस हंगामी सूरत हाल और इस बहरान को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम हुकूमत कर रही है, ये हम उसको वेलकम करते हैं। और ये तकाजा है वक्त का कि फौरी तौर पर जो है वो आटा मुहैया किया जाए। और हम मुतालबा करते हैं, पब्लिक एड कमेटी मुतालबा करती है जमात इस्लामी की, कि इस आटे की कीमत जो है वो फौरी तौर पर 1400 रुपए पे जो है वो लाई जाए। अगर उसमें ये चीजें कंट्रोल नहीं होती तो हुकूमत उसमें सब्सिडी दे। ये मुतालबा हमारा अवाम के लिए है, और अवाम का बुनियादी हक है, और आइन का तकाजा है कि हुकूमत अवाम की बुनियादी। ठीक हो गया कैसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रहनुमा पाकिस्तान अमीर रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि खत्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का हंगामी दौरा हुआ और अमीर कतर से मुलाकात की और इसराइल की बढ़ती हुई जारियत पर भी तशवीश का इज़हार किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये दौरा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोई नया मोड़ साबित होगा या फिर नहीं, और मज़ीद जितने भी तनाज़ात हैं, जिस तरह से खत्ता उनकी लपेट में है, तो मज़ीद क्या उनकी लपेट में आएगा या फिर नहीं। दूसरी जानिब आलमी सियासत में भी बड़ी हलचल हो रही है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हालिया महीनों में भारत के साथ कशीदगी दिखा रहे थे, अब तिजारती रुकावटें ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी आप ये कहीं डेवलपमेंट है। अब क्या ये वो यू टर्न ले रहे हैं या फिर कुछ और है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, और इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ अनवर इकबाल में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो कतर का हंगामी दौरा था, उसमें उनकी अमीर कतर से मुलाकात भी हुई, रिसेप्शन बड़ा अच्छा मिला, उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म आए रिसीव करने के लिए। इस मुलाकात में इजराइल की जो हटदर्मी है, उसका जो हमला है, उसकी जारियत है, उसके रोकने के लिए भी बात की गई है। इस दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी बिरादरी का हिस्सा है, एक मुस्लिम मुल्क है और मुस्लिम मालिक से हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। कतर से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। कतर से माशी रिश्ते हैं, सकाफती रिश्ते हैं, मजहबी रिश्ते हैं। तो जाहिर है कि इस्लामी दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट होगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान उसमें कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहेगा। तो जो इनका दौरा जो है हमारे वज़ीर आज़म का, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसको हमारे यहाँ यानी हमारे मज़हब में इस तरह बयान किया गया है कि मुसलमान एक ही जिस्म का हिस्सा है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। तो ये तो एक समझ में आने वाली बात है। हमारा यही रिएक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल सर, लेकिन इसके अपने इब्तिदा में बात की थी इसराइल की जो अभी बढ़ती हुई जारियत है, उस हवाले से भी आपको लगता है कि कोई बड़ा तनाज़े का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है? देखें, अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इज, यानी उर्दू में बल्कि मैं बयान कर दूं तो ज़्यादा आसान होगा कि सारी जो सियासत होती है डोमेस्टिक होती है, यानी मुल्क के अंदरूनी जो सूरत हाल होती है मुल्क की, उसका सियासत पर जरूर असर पड़ता है। ठीक है। जो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, गैर मकबूल शख्सियत हैं, उन पे केसेस हैं, और वो जो पावर में है वो एक कोलिशन की सूरत में है। और वो कोलिशन इसलिए कायम है कि उसको एक फ्यूल प्रोवाइड करते हैं नेतन्याहू, और एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेके, दाएं बाजू के लोगों की कोलिशन है, और एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेके उन्होंने उसको कायम कर रखा है, इस कोलिशन को। अगर वो अपनी पोजीशन में नरमी लाए तो उनकी हुकूमत कोलैप्स हो जाएगी। जब तक नेतन्याहू है, उस इसराइल का रवैया यही रहेगा कि उसमें उनकी अपनी सर्वाइवल है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो हुआ था अक्टूबर 7 वाला हमला, उसके बाद से इसराइल ने एक मेरे ख्याल ज़हनी तौर पे बात तय कर ली थी कि गजा को खाली करवाना है, और अगर हो सका तो बाद में वेस्ट बैंक को भी, लेकिन गजा को जरूर खाली करवाना है, वहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को हटा देना है। और उसके बाद वहाँ जिस तरह का प्लान है कि वहाँ पर यहूदी आबादी बनाएंगे, रिसोर्ट बनाएंगे वगैरह वगैरह। अब उस पर वो जो ये हैं नेतन्याहू साहब उस पर मुसलसल अमल कर रहे हैं और करना चाहेंगे, अनलेस इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रोक दे। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर कोई मुल्क इसराइल को रोकने में मौसर किरदार अदा कर सकता है तो वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका है। और अमेरिका में अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई है जिसमें ये बात जाहिर हो कि अमेरिका अब इसराइल को रोकने लगा है। जब तक अमेरिका नहीं रोकेगा, इसराइल नहीं रुकेगा। अब रही बात आपके पहले सवाल की तरफ जाऊंगा कि मैंने तो बात यहाँ तक खत्म कर दी थी कि वज़ीर आज़म क्यों गए, लेकिन वज़ीर आज़म की ख्वाहिश क्या होगी? वज़ीर आज़म की ख्वाहिश एक तो यह है कि कतर के अवाम को यकीन दिलाना कि पाकिस्तान उनके साथ है, फिर पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाना कि ऐसे मामलात में हम मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एक चीज़ और भी है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मेंबर है। आपने देखा जो आज बहस हो रही है सलामती कौंसिल में
उसको स्पॉन्सर किया है पाकिस्तान ने, अल्जीरिया ने और यमन ने मिलके। और तो उसमें भी पाकिस्तान का एक रोल है। लेकिन क्या पाकिस्तान इसराइल को किसी बात पर मजबूर कर सकता है? ज़ाहिर है नहीं कर सकता। नहीं हमारे कर तो सकता। सवारती ताल्लुकात भी नहीं है, नमाशी ताल्लुकात है, हम कहते हैं उनको मजबूर कर सकते हैं। क्या अमेरिका को पाकिस्तान मजबूर कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान अमेरिका को मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा, अमेरिका से अनवर साहब मुझे ये भी बताइए, दरख्वास्त- अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करें तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन क्या मौजूदा हालात में मुस्लिम ममालिक में वाकई कोई इत्तेहाद हो सकता है, कोई एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हो सकते हैं? ख्वाहिश है, ठीक है ना। जरा ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक पर नजर डालें। क्या ईरान और सऊदी अरब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं। जो यमन में मामला है उसमें ईरान और सऊदी अरब दो अलग फरीकों की हिमायत करते हैं। वहां उनकी जंग हो रही है, दोनों की, बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जंग हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान और सऊदी अरब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते, ठीक है। जॉर्डन बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन रखना चाहता है इसराइल से, वो समझता है उसकी सर्वाइवल इसी में है। शाम जो है वो इस हद तक अंदरूनी कलफशार का शिकार हो चुका है कि वहाँ की हुकूमत चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती। इराक जो है, इराक एक मुनासिब फासला रखना चाहता है ईरान से भी और अरबों से भी, क्योंकि उसके साथ ये कि शिया अक्सरियत का मुल्क है लेकिन एक अरब मुल्क भी है। तो वो पूरी तरह अरबी बनना नहीं चाहता ताकि ईरान से ताल्लुकात खराब ना हो, और पूरी तरह वो शिया बन के भी सामने नहीं आ सकता ताकि अरबों से ताल्लुकात खराब ना हो। जो सेंट्रल एशिया के मुस्लिम ममालिक हैं उनके अपने मसाइल हैं। उनके लिए सबसे बड़ी हकीकत जो है रशिया है, जिसकी उन पे हुकूमत रही एक अरसे तक, और वो अब भी हर मामले में रहनुमाई के लिए रशिया की तरफ देखते हैं। जो नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक हैं उनमें से कुछ का मसला फ्रांस के साथ है। और फिर बिल्कुल सर, आप सब सही दुरुस्त ममालिक के फरमा रहे हैं। माशरे- ज़ाहिर अब ये ग्लोबल है, जिस तरह से मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स हैं इनमें ये नामुमकिन लगता है। लेकिन मुझे एक और भी सवाल पर रोशनी डालिएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हालिया महीनों में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी काफ़ी कशीदा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती रवाबित भी कायम करेंगे, उन रुकावटों को भी ख़त्म करेंगे, मुज़ाकरात शुरू करने का कह रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है, ये किस तरफ इशारा है? यू टर्न ले रहे हैं अब वो? नहीं, यू टर्न नहीं है। अमेरिका ने कभी भी ये नहीं कहा था, ना अमेरिका में कोई ऐसी ख्वाहिश थी कि अब इंडिया से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया जाए। ये एक बारगेनिंग है इंडिया के साथ, जिसमें अमेरिका ये समझता है कि जो दो तरफा तिजारत है उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 108 बिलियन की तिजारत है, उसमें ज़्यादातर जो तिजारत है वो इंडिया के फेवर में है और अमेरिका को कम फ़ायदा होता है। तो अमेरिका चाहता है कि उस तवाज़ुन को दुरुस्त किया जाए और उसके लिए वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है और जिस हद तक कंसेशन लेना चाहेगा लेगा। दूसरे, अमेरिका ये भी चाहता है कि इंडिया जो है रूस के साथ अपने ताल्लुकात में को रिकंसिडर ठीक करे। हो गया। अनवर साहब, थैंक यू सो मच। पीछे आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि T20 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज आज से ओमान के खिलाफ मैच से कर रही है। और मुकाबले से पहले टीम के हेड कोच माइक हैसन ने पिच के मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है। और पाकिस्तानी टीम में आप ये कहें कि तिबी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद है, जो पहले से मल्टी स्किल्स तिबी कह रही हूँ, सॉरी। तो ओमान के खिलाफ मैच को निस्बतन आसान हरीफ तस्वुर किया जा रहा है और पाकिस्तान के हौसले बुलंद है। खासकर आप ये कहें कि हालिया सह मुल्की सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम पर एतमाद भी दिखाई देता है। और ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के मैच को भारत के खिलाफ इतवार के बड़े मुकाबले से पहले वार्म अप के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कैसी टीम होगी, क्या कुछ होगा, पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और में मैचेस हो रहे हैं और ओमान की आपने बात की, तो मैं ओमान में काफ़ी रहा हूँ, सलाला तक, तो मुझे ओमान याद आना स्टार्ट हो चुका था। आपने तबी और क्या तिबी मैंने बोल दिया। ख़वातीन वज़ात हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़किया
तजिया निगार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शुएब जट साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सर ये ओमान के खिलाफ मैच खेलना ये तो एक बहाना है, असल में इंडिया निशाना है। सो हम भी बात उसी मैच के हवाले से करना चाहते हैं, लेकिन इस मैच को देखते हुए हमें इस मैच में क्या कुछ करना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी हो इंडिया के खिलाफ? आपने खूबसूरत काफिया मिलाया है, सुनाना, बहाना, लड़ाना, जितवाना, आगे थोड़े तो और मिला लेते हैं। हसनैन बहुत शुक्रिया, गजल आपका भी शुक्रिया। बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले प्रैक्टिस मिल गई ट्रायंगुलर सीरीज में, आप वहाँ पे यूएई के खिलाफ खेले, आप वहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, और अब आपको एक और छोटी टीम के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है और वो है ओमान। आज पाकिस्तान को जाना चाहिए, और जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान ने कोशिश की कि ट्रायंगुलर सीरीज में खेले, इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर खेलें, क्योंकि इंडिया को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऑल आउट जाएं, आप जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अगर आप डिफेंसिव होकर जाएंगे तो आप यकीन करें इंडिया आपका बहुत बुरा हाल कर देगी। यूएई, वो यूएई जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज में 170 प्लस रन बनाता रहा, उस यूएई के खिलाफ आप इंडिया का स्कोर देखें कि पहले उन्होंने 57 पे उसको आउट किया, फिर 4 पॉइंट समथिंग ओवर्स में उन्होंने वो चेस कर लिया। उन्होंने बता दिया कि जी हम ये जो है ना टाइप ऑफ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, हम ये डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान टीम को जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, और ये अटैकिंग क्रिकेट खेलने से पहले आखिरी रिहर्सल है। इस रिहर्सल में जो आप करेंगे वो आप आगे जाके फिर मेन मैच जो इतवार को होगा, जो पूरी दुनिया का फोकस है, ऑल्दो कि उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो भी मैं आगे आपसे बात कर लूंगा कि टिकटें नहीं बिक रही, क्यों नहीं बिक रही, उस पर भी बात कर लेंगे। तो वो सबसे बड़ा जो टाकरा है ना, उसके लिए ये एक बेहतरीन स्टेज है कि जाएं, ऑल आउट जाएं, वही 11 खिलाएं जो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरनी है। उसको कहेंगे जाओ, एग्जीक्यूट करो, रिहर्सल करो। इसको आप वार्म अप मैच, बिल्कुल आपने सही जुमला इस्तेमाल किया था, इसको रिहर्सल समझो, और फिर जाके इतवार को पाकिस्तान टीम को वो जीत दो जिसके लिए कौम कब से उसकी तलाश में है। बिल्कुल। अच्छा जट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जो हम आगाज होने वाला है आज ओमान के खिलाफ, इस मैच में आपको क्या लगता है कितना ज्यादा प्रेशर होगा? क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से दबोचा है यूएई को, मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी दबोच लेंगे। देखिए, मैं ना पहले भी अपने शोज में, जब मैं खुद भी आपकी तरह होस्ट होता था, शोज में बात करता था, तो मैं कहता था कि पाकिस्तान का इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, वो ओमान है, ओमान की क्रिकेट की लाइफ है ही कितनी, अभी उसने क्रिकेट अपनी शुरू की है, अभी तो वो बेबी है। वो बेबी जाके पाकिस्तान जैसे जायंट को, जो वनडे का वर्ल्ड कप रहा, जो टेस्ट की नंबर 1 टीम रही, जो T20 का वर्ल्ड चैंपियन रहा है, उसको कैसे ओमान सोच भी नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने रिसेंट पास में अमेरिका से हार गए। वो अमेरिका जो अभी क्रिकेट में दाखिल हुआ था, हम उससे हार गए, हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, हम आयरलैंड से हार जाते हैं। तो उसके बाद एक दिल में खौफ सा जरूर होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा तनकीद भी करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है ये टीम ओमान को हंसते खेलते हरा देगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जट साहब, अगर स्पेशली मेरा फोकस थोड़ा सा इंडिया वाला मैच है, इंडिया वाले मैच की बात की जाए, इंडिया ने हमें यूएई के खिलाफ मैच जीत के बता दिया कि वो किस तरह से एक वन साइडेड मैच था। हम यूएई के खिलाफ वही आवली बात 170 रन भी उन्होंने हमारे खिलाफ बनाए, फिर एक मैच बड़ा क्लोज चला गया। सो अब उन्होंने, मेरा ख्याल मोर लेस उनकी प्लेइंग 11 वही होगी, हमें भी अपनी प्लेइंग 11 वही रखनी चाहिए ओमान के खिलाफ, जो कि मेरा ख्याल अगले मैच में इंडिया के खिलाफ खेले, क्योंकि इसके बाद मजीद तजुर्बात नहीं करनी चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल हसनैन, मैंने यही बात आपसे पहले भी जिक्र किया कि आपको इसी 11 के साथ जाना चाहिए जिसने जाके एग्जीक्यूट करना है। उस 11 के लिए ये सुनहरी मौका है कि आप उससे पहले अपनी एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि अपोनेंट कैसा है, हल्का अपोनेंट है, ये तजर्बात करने का टाइम नहीं है, ये अब प्रैक्टिस रिहर्सल करने का टाइम है। ये एक फाइनल रिहर्सल होगी और उसके बाद आपको स्टेज पे आना है और पूरी दुनिया को बताना है कि जी हम आसमान पे 6-0 से जीत सकते हैं, मैदान में हम इनको आराम से हरा सकते हैं। तो मैदान में जीतना है अगर, तो बस फुल पावर के साथ जाएं, ओमान को वो कहते हैं ना बिल्डोज करें, और फिर जाके इंडिया से टकरा के उसको पाश पाश कर दें। यही आपको जो है वो कौम का भी दिल जीतने की जो है वो आपको मौका देगा, और मैच जीतने का भी यही एक चांस है। जाएं, ऑल आउट जाएं, टकराएं और बताएं कि वी आर द चैंपियन। हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, हम पहले भी हराते रहे। भारत क्या हो गया, क्या भारत में इतने बड़े बड़े तुरम खान कौन से आ गए? वही तुरम खान थे जब पाकिस्तान ने उनको इसी दुबई में 152 रन वाला जो 10 विकेटों की शिकस्त थी उससे हरा दिया था। तो अब क्यों नहीं हरा सकते? अब भी हरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जट साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से इंडिया ने एक शानदार आगाज तो कर लिया है, जैसे मैंने पहले पिछले सवाल में भी कहा था, तो अब ये है कि एक तो हमें चीता चीता कुछ बातें बताएं जो हमारी पाकिस्तानी टीम को करनी चाहिए, जो स्टेप्स उनके माइंड में होने चाहिए। एक तो ये है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लेना, दूसरा ये है कि सेंसिबल होकर खेलना है। इसके अलावा क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो उनके माइंड में हो?
अभी हसनैन ने भी जिक्र कर दिया, मैंने भी कर दिया, पहले तो आप एक फाइनल 11 तय कर लें कि इस फाइनल 11 के साथ जाना है, फिर आप इंडिया को देखें कि इंडिया के क्या प्लान्स हैं, आप इंडिया को किस तरीके से काबू करते हैं। अगर इंडिया आपके खिलाफ 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आता है तो फिर आपको भी इब्रार और सुफियान के साथ जाना चाहिए। आप नवाज पे रिलाय नहीं कर सकते। नवाज जो है वो उसने बेशक अफगानिस्तान के खिलाफ विकेटें ले ली, लेकिन वो उनके करियर बेस्ट विकेटें थी। बेशक नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर बना लिया, लेकिन वो उनका करियर बेस्ट स्कोर था। तो आप स्पिनर्स पे स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, इसी तरीके से आप जब जाएंगे बैटर्स पे तो आप स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ जाएं। आप रेलुकटों के साथ जाएंगे आपको नुकसान होगा। एक फाइनल लेवल नहीं, अब हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए, इस मैच में इंपॉर्टेंट मैच है, उसको खिलाएं ताकि उसके बाद एक्सक्यूज ना हो, उसने जाके एग्जीक्यूट करना है, जाहिर है आप उसको बाहर नहीं बिठाएंगे। हाँ। इंडिया को पाकिस्तान ने जब भी काबू किया अपने पेस से काबू किया है, ठीक है ना। तो पेस में आप हारिस रऊफ 150 वाला बॉलर है, शर्ट पे भी लिखा हुआ है, अपने सोशल मीडिया पे भी लिखता है, 150 के नाम से ही वो हर जगह जाना जाता है। तो आए करके दिखाए कि 150 तो न्यूजीलैंड के एडम मिलने की भी बॉल होती थी, लेकिन उसको वो ज्यादा अपने साथ मुसलसल नहीं खिलाते थे। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो 150 वाले और भी बड़े बॉलर आए हैं, लेकिन वो बॉलर जो विकेट गिराए पाकिस्तान को वो चाहिए, वो बॉलर जो अटैकिंग क्रिकेट खेले, वो बॉलर जो आगे से स्विंग करना जानता हो। आप मेरी बात लिख के रख लें, शाहीन अफरीदी का पहला ओवर ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। अगर शाहीन ने पहले ओवर में आपको ब्रेक थ्रू दिलवा दिया तो आप इंडिया को बिल्डोज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर देखूंगा, जितनी मैं क्रिकेट समझता हूं, मैंने कोचिंग कोर्स भी किए हुए हैं, सुफियान मुकीम के 4 ओवर्स ये आपके लिए मेक एंड ब्रेक होंगे। सुफियान मुकीम को आप किसी तौर पे नजरअंदाज ना करना। ये ना कहिएगा कि जी सुफियान खेलेगा या इब्रार खेलेगा, इन दोनों के साथ आप जाएंगे तो आप इंडिया को काबू कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फहीम अशरफ डिस्टर्ब करें या हारिस रऊफ डिस्टर्ब करें, तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, माइक हैसन की कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जट साहब, उन्होंने नवाज को बहुत ज्यादा रेट किया। जब आप स्पिनर्स की बात करते तो वहां पे सुफियान का नाम लेना चाहिए था, अब्रार का नाम लेना चाहिए था। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि क्योंकि हमने आपकी शागिर्दी में काफी वक्त गुजारा है, फिर मैंने स्टैट्स निकाले 2 ऑलराउंडर्स के, एक तरफ अक्सर पटेल की, एक तरफ मोहम्मद नवाज के, और मैं बड़ा शॉक हुआ कि स्टैट्स भी कंपैरेटिवली दोनों के इक्वल हैं। अक्सर को तो हम बड़ा हाई रेट करते हैं, और ऊपर से नवाज ने जितना अच्छा खेला है वो बड़ी टीम्स के खिलाफ खेला है। सो क्या समझते हैं, नवाज को जितना रेट किया जा रहा है इतना वो परफॉर्म कर सकते हैं बड़े मैच में? देखें, एक बात देखें, जहां आपने इनका कंपैरिजन निकाला है ना, वहां पे फिर एक कंपैरिजन आप और निकालते कि इन दोनों स्पिनर्स ने उन टीमों के खिलाफ जो स्पिन्स को अच्छा खेलती हैं कितना वो परफॉर्म किया है, तो आपको इससे भी अंदाजा होगा। अगर हम अक्षर पटेल की बात करें और अगर हम नवाज की बात करें, तो अक्षर पटेल जो है वो अपनी वैल्यू ऐड करते हैं कभी बॉल से और कभी बैट से। अगर आप नवाज को लें तो नवाज ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। नवाज का जो पीक था, जो उसकी लाइफ का पीक था, मैं समझता हूं वहां जब परफॉर्म कर सकता था, तब वो शादाब की वजह से इन आउट होता रहा। अब उसको एक मौका मिला है, वो करके दिखा सकता है, लेकिन आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। आपको फुल टाइम स्पिनर्स के साथ जाना होगा। आप देखें, इंडिया ने जब इनको क्रूज किया अभी यूएई को, तो वहां पे कुलदीप यादव जो है उन्होंने मेरे ख्याल से 4 आउट किया, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो उनका स्पेशल स्पिनर था, उसने करके दिखाया। और उसके अलावा चक्रवर्ती भी थे सर, चक्रवर्ती भी थे, 2 स्पिनर्स थे एक छोटी टीम के खिलाफ। बिल्कुल, उन्होंने देखें, उन्होंने वो फाइनल 11 खिलाई है जो उन्होंने आपके खिलाफ मैदान में उतारनी है, ठीक है। फिर आप शुभमन गिल की जाके बारी देखें कि वो किस तरीके से डाउन द ट्रैक आके शॉट्स खेल रहा था। तो आपको भी इसी तरह का आज एग्जीक्यूशन करने का दिन है। आज एग्जीक्यूशन करें और फिर इंडिया के खिलाफ इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएं और मैच जीत कर दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब शुरू में बात करते हैं जट साहब टिकट्स के हवाले से, अभी तक क्या सूरत हाल है टिकट्स की? क्या फरोख्त हो चुकी है? अगर नहीं हुई तो उनको कम पैसों पे फरोख्त किया जा रहा है? इस तरह की इत्तलात हैं, अंदर की खबर क्या आपके पास? गजल देखें, बहुत ही हॉरिबल मामलात हैं जो हमें इतलात आ रही हैं। मैंने वहां पे जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात की है। बड़ी एक अजीब बात पता चली है कि इस बार एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकट को पैकेज की सूरत में सेल करने की कोशिश की है। डील्स उन्होंने मुतारिफ करवाई। जो वहां पे जर्नलिस्ट हैं उनका जो दावा है, वो कहते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान भारत की टिकट के साथ वो कंडीशन रख दी कि आपको 3 से 4 अलग मैचेस की टिकट्स भी लेनी पड़ेगी, तो आपको पाकिस्तान भारत के मैच की टिकट मिलेगी। तो अब एक मजदूर तबका बंदा जिसने, अब मेरे ख्याल से उनके जनरल स्टैंड की कीमत 130 दिरहम है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिसने 130 दिरहम बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करने हैं कि मैंने जाके पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। अब उसको आप कह रहे हैं कि जी 50 या 60 दिरहम की ऐसे करके, पहले 450 था, अब सुना 350 का पैकेज कर दिया है कीमत गिरा के ना उसकी। तो अगर आप एक मजदूर जिसकी बेचारे की तनख्वाह 2200-2300 दिरहम होती है या 1500-1800 दिरहम होती है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि आप उसको कहें कि वो 400 रुपए का टिकट ले ले, 300 रुपए का टिकट ले ले, फिर उसके बाद आप ये मजाक बनवा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की पहले टिकट 3 घंटे में बिक जाती थी, अब 3 दिन में भी नहीं बिक रही। अब ये क्या हो गया है?
हो ये गया कि आपने लालच के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान इंडिया के ब्रांड को नीचे गिराना शुरू कर दिया। एक तरफ इंडियन मुहिम चला रहे हैं इंडियन मीडिया के, जी इस मैच को ना देखने जाएं, और दूसरी जानिब आपने इसका टिकट इतना महंगा कर दिया कि जो वहां पे पाकिस्तान का मजदूर तबका है, आपके सेशन में मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके मॉर्निंग सेशन में, कि आप उनकी रीच में तो रखें चीजों को, जब उनकी रीच में रखेंगे तो फिर वहां पे शायकीन आएंगे और मैच करके दिखाएंगे। सुना ये है कि यू टर्न लेने का फैसला हो रहा है, इस पे देखें, लेकिन ये फैसला प्रूव ही क्यों हुआ? बिल्कुल ऐसी। अच्छा, रात को ये खबर भी आ गई है, अब यू टर्न वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे भी कहीं उड़ती उड़ती खबर आई है कि अब 90% टिकट फरोख्त हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे अपने चहेतों को टिकट दे दिए गए होंगे। ये फैसला किस लेवल पे हुआ होगा? क्या क्योंकि इस वक्त तो एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, डेफिनेटली उन्हीं के लेवल पे ये फैसला हुआ होगा। इतना अजीबोगरीब सा फैसला क्यों फिर? देखिए, मैं अगर यूएई में होता तो यकीनी तौर पे जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो मैं इस पे जरूर चेयरमैन से बात करने की कोशिश करता, या जो एसीसी के और ओहदेदार हैं मैं उनसे जरूर ये बात करने की कोशिश करता। इस पे बात होनी चाहिए कि आखिर ये पैकेज वाला आइडिया किस अरस्तू का था, अगर था, क्योंकि ये वहाँ के जर्नलिस्ट इसका दावा कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन जाके कुछ ट्राई की थी, तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा चीजें जो है ना अटेम्प्ट कर नहीं सका मैं, लेकिन जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पहुंचे में हैं, इंडियन जर्नलिस्ट पहुंचे में हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है कि ये पैकेज में दे रहे हैं। तो पैकेज वाली बात, आप एक्स्ट्रा बर्डन किसी पर डालना चाह रहे हैं, कोई क्यों एक्स्ट्रा बर्डन देगा? तो इस तरीके से आपने इस ब्रांड को भी डेंट डाला है और अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक क्रेज होता है उसको भी डेंट डाला है। बिल्कुल। चलें जी, आज देखें क्या करता है पाकिस्तान। थैंक यू सो मच शुएब जट, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है, हो सकता है और करना चाहिए। यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि इन दिनों टिकटॉकर्स और जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं उन पर क्रैकडाउन का सिलसिला अब जारी है और वो जोर भी पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एनसीसीआई ने एक ये कार्रवाई भी शुरू कर दिया और कहा है कि अब ये फहरिस्त जो है वो लंबी हो जाएगी। तो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जितने भी काफ़ी एक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो कभी महज तफरीही समझते हैं इन चीज़ों को, कभी आप ये कहें कि रियासती और समाजी दबाव का सामना भी कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन पर ये कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं, वजह क्या है? क्या उनकी कंटेंट को माशरती इक़दार के खिलाफ समझा जा रहा है, या फिर ये बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत बाज़ हलकों के लिए ख़तरे की घंटी भी है? इस पर बात करें। बिल्कुल ऐसी और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इनको जानते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं इनको। जनाब हंजला लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद है और मैं आपको हंजला के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्द आपको हंजला एक्टिंग की दुनिया में भी नजर आएंगे। वैसे एक्टर तो कमाल के हैं, आप इनको देखते होंगे, अब आपको रियल एक्टिंग में नजर आएंगे। हंजला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जिस टॉपिक पे हमने आपको मदऊ किया, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने आपको, लेट सपोज आप छोड़ दीजिए डकी भाई को, छोड़ दीजिए रजब भट्ट को, छोड़ दीजिए, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपसे इंस्पायर हूँ, मैं आपको पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करने के बाद आउट ऑफ नोवेयर जब आपके ऊपर कोई क्रैकडाउन होगा, मैं कहूँगा यार इसको अंदर लेके जाओ, ये बेहयाई फैलाता है। भाई आप अगर बेहयाई फैला रहे थे तो मैंने आपको फॉलो क्यों किया हुआ था? मैं पूरे घर में आपको दिखा क्यों रहा था सर? अच्छा, सबसे पहले तो एक कोट जो मैं हमेशा अपने साथ अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, ठीक है। उससे देखिए, आवाम जो है उसका रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कर रहे हैं, आप सब जो हम कर रहे होते हैं वो हम आवाम के लिए कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑडियंस आपके अपनी कंट्री की है, बाहर की है, तो हम वी आर द इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने एक कोटेशन कहीं पर सुनी थी एक इस तरह के इंटरव्यू में दूसरे मुल्क में कि बबलू अपने कमरे में बैठ के क्या आपके बारे में लिख रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? एग्जैक्टली। आप अपने काम से काम रखें। एग्जैक्टली। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, इफ़ यू आर सिंसियर विद योर वर्क, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर वर्क, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, आप सबकी नज़र में अच्छे नहीं हो सकते, बिल्कुल, ठीक है। वो फितरत नहीं है इंसान की। अब जहाँ की बात है, जो आपने मुझे डकी की या रजब की वो दी मिसाल दी, देखिए कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, it's a great power. People are following you. You're a sort of a cult leader now. तो कहते हैं ना, great power comes with the great responsibility. आप क्या करेंगे, लोग उसको या तो अडॉप्ट करेंगे या अगर नहीं करेंगे तो उसको तनकीद करेंगे, सिंपल इज दैट।
ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो यू नो अलमाय क्या कहते हैं वो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड ऑल दैट। बेहयाई फैलाते बेहयाई हैं। क्या बेहयाई फैला रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती हैं, बिल्कुल। किस बेहयाई की बात कर रहे हैं आप? देखिए, आप किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट कर दें, दैट इज़ समथिंग एल्स। हाँ, देयर आर डूज एंड देयर आर डोंट्स, ठीक है। जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देंगे, ठीक है, खामखा का ड्रामा क्रिएट करेंगे, तो वो उनको शोबिस को करने दें। ड्रामा क्रिएट करना उनका काम है। बिल्कुल। फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है कि आप बेहयाई की तरफ चले जाएं या आप एक जो लाइन है, फाइन लाइन, उसको क्रॉस कर दें। बट फैमिली व्लॉगिंग, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप अपना डेली दिखाएं, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, इसमें दिखाने में कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। आप आपकी माँ को कैसे डांटती हैं या आपका कैसे ख्याल रखती हैं या आपके बीच में क्या बॉन्ड है, इसमें कोई बुरा नहीं है। आपके लेकिन बहन भाई में क्या हंसला, बॉन्ड आप नहीं समझते कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की? क्योंकि देखिए, जहाँ पर अब ये यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये कमाई का जरिया है, तफरीह का जरिया है, ज़ाहिर राय का जरिया है, वहीं पर बहुत से लोग हम खुद भी कंटेंट देखते हैं, क्रिएट भी करते हैं, लेकिन अब बेहयाई की तरफ जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना, मतलब आप ये कहेंगे नामुनासिब हरकतें, गैर इखलाकी हरकतें, कानूनी तौर पर गलत हरकतें की जा रही हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है। जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तो आपकी फॉलोइंग में आपकी बहुत ज़्यादा नौजवानों की लिस्ट है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? देखें, अगेन इन्फ्लुएंसर जो है ना, जो कंटेंट क्रिएटर है, वो देखता है कि चीज़ ट्रेंड में क्या जा रही है। ठीक है। हर ट्रेंड सेटर कहीं ना कहीं ट्रेंड फॉलोअर होता है, ठीक है। कहीं से वो ट्रेंड देख के उसको एक दिमाग में बना के कि ये जा रहा है, हाइप पकड़ रहा है, तो ये करना चाहिए। अब वो तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उस चीज़ की अटेंशन मिल रही है। आप ना देखें ना, ठीक है। मैं अगर बेहयाई कर रहा हूँ, आप ना देखें। आप क्यों देख रहे हैं? आपने देखना भी है, स्नैन वाली बात कि आपने देखना भी, उसके बाद तनकीद भी करनी है, ठीक है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग रॉन्ग डूइंग कि आप ये बना दें, उनको बनाने दें और आप ना देखें, वो भी गलत है। बट उसको फिर अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एट समबडी, ठीक है। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं डांस भी करता हूँ और मैं बड़ा अच्छा करते हैं। आई लाइक दैट। मैं बहुत प्राउडली करता हूँ। जिसको नहीं पसंद वो ना देखे, नहीं पसंद ना देखे। लेकिन मेरा, अगर आप नोटिस किया होगा कि मेरा कोई बहुत उठ पटांग किस्म की कोई इस तरह की नहीं होता। डांस भी अगर होता है तो मुझे पता है कि यार क्या चीज़ डूज एंड डोंट्स, जिसमें आपने लिमिटेशन एग्जैक्टली। देखिए, जिसमें मैं खुद ओछा नहीं लग रहा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात आपके डांस की लगती है ना कि आपको पता होता है मैंने कैमरा कहाँ पे रखना है। आपका मोबाइल कभी नीचे रखा होता है, वहाँ पर कर रहे होते हैं, कभी एक एंगल पे रखा होता है। दैट इज समथिंग अमेजिंग कि आप अपने आप को खुद उस तरह से डायरेक्ट कर रहे होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के। सर, लेट्स पुट इट दैट वे, फैमिली व्लॉगिंग की बात ही कर लेते हैं, जैसा गजल ने बात की है कि आप फैमिली व्लॉगिंग, पाकिस्तान में कल्चर ही ऐसा है ना, मैं और आप अभी अगर बाहर बैठ जाएंगे आधा घंटा, हम क्या बात करेंगे? शोएब की सुनाओ, फलां की सुनाओ, फलां की सुनाओ, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके फलां में क्या हो रहा है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी है कि हम एक दूसरे की फैमिली को डिस्कस करते हैं। वही चीजें रजब या फिर डकी यूट्यूब पे ले आए या फिर फेसबुक पे ले आए। अब जो पॉइंट आपने रेज किया, दैट इज वेरी वैलिड कि हमें इसमें गुड एंड बैड की पहचान करनी चाहिए कि विच कंटेंट इज गुड फॉर यू एंड योर फैमिली एंड विच कंटेंट इज बैड फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं कमेंट नहीं करूंगा कि डकी और रजब जो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका कॉल और फेल है, अपना है। मैं आई वुड एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। मैं उस तरह का कंटेंट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं अपनी वालदा के साथ कंटेंट बनाता हूँ। मैंने रमज़ान में बनाया है, मैंने इफ्तारी के टाइम, ठीक है, अम्मा से थप्पड़ भी खाया है बनाते हुए कि ये क्या कर दिया, बट वो उसमें मोहब्बत थी, ठीक है। अगर मैं उसको बड़ा सनसनी खेज बना दूंगा जस्ट फॉर द व्यूज़, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। जैसे कुछ मैंने देखे हैं, आई वुडंट नेम इट, कि भाई गेट टॉप के अंदर घुस रहे हैं और वो उसको अगवा कर लिया है, और ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छेपन में आता है। आप जब एक फॉल्स न्यूज़ बना रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो गलत है। करें, कीप इट हेल्दी, जो आप, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप हेल्दी इन्वायरमेंट ऐसा रखें कि अगला आपसे इंस्पायर हो और अपने घर में वो चीज़ें अडॉप्ट करे to provide the healthy environment for other family members as well। कि जैसे मैं अपनी अगर वालदा के साथ कुकिंग कर रहा हूँ तो जो मुझे देख रहा है उसको रियलाइज हो कि हाँ यार ये कर सकता है तो मैं भी अपनी माँ की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपनी बहन को अगर स्कूल छोड़ने जा सकता है तो मैं भी तो जा ही सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है। अब अगर आप ये दिखाना शुरू कर देंगे कि ओ मैंने 10 करोड़ की गाड़ी ली और तुम लोग गरीब और मैं अमीर हूँ, तो ये गलत इम्पैक्ट है, ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने दिए, नवाजा है, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू,
बट आप दूसरे को नीचा ना दिखाएं, ना दिखाएं। बिल्कुल वो हर अरूज को ज़वाल है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। अच्छा एक बात ये जिस तरह से आपने सवाल के जवाब में कही थी कि अभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, फॉर द व्यूज काम कर रहे हैं, बस ठीक है इस पे व्यूज आ रहे हैं, तो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और बहुत बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, और ये फहरिस्त भी लंबी हो जाएगी। क्या सिर्फ यही हल है कि हम उस कंटेंट को ना देखें या फिर कुछ और भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखें, जो साइबर विंग जो क्रैकडाउन्स कर रहा है तो वो व्यूअरशिप पे तो नहीं कर रहा है, वो तो गलत मवाद पे और जो कानूनी नामुनासिब हरकत हो रही हैं वो एक्ट के ऊपर कर रहे हैं। और देखें, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, गुड एंड बैड। आपको हर तरह की एजेंसी आपको कांटेक्ट करती है, मुझे भी किया, ठीक है। अब अगर मैं इतना अंधा हो जाऊँ अपने फेम के चक्कर में कि ना मैं सही और गलत को देखूँ, तो फिर इवेंचुअली अल्लाह ताला की तो लाठी बेआवाज़ है, वो तो पड़ेगी आपको। सो यू हैव टू बाइफरकेट बिटवीन कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और इन ऑल ऑनेस्टी जिस चीज़ के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, जो इसमें इन्वॉल्व है, बात सीधी सी है कि अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर हैं और कब से आप पीआर और कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो फिर क्या आपके लिए ठीक है, क्या तो गलत है, क्या मैसेज जाएगा। एग्जैक्टली मतलब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना सी बात है कि मैं नहीं मान सकता कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि आपको ये नहीं पता कि आप किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन उज़ात। हंजला ने जिन एजेंसीज की बात की, ये पीआर एजेंसी, दूसरी एजेंसीज नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉक विद यू। और हंजला को जब भी हम बुलाते हैं तो एक सेन वॉइस है ये भी। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे तो उनमें भी कुछ सोचे समझने वाली बात करते हैं और माशाल्लाह से पसंद भी करते हैं। इस वजह से लोग इनको आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारे माशरे में निकाह जैसी सुन्नत को मुश्किल बना दिया जाता है और बारी जेज़ फजूल रसूमात, गैर ज़रूरी अखराजात और माशरती दिखावे ने निकाह को नौजवान नस्ल के लिए एक पहाड़ बना दिया। जबकि इस्लाम का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि निकाह को आसान और फहाशी से मुश्किल ना बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया जाए। सवाल यह है कि जब दीन हमें आसानी की तालीम देता है तो हमने निकाह को इतना मुश्किल क्यों बनाया है? क्या वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी सोच और रवैयों को बदलें और इस सुन्नत को इसी सादगी के साथ अपनाएं जिसका सबक इस्लाम हमें देता है? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पर बात करने के लिए आज इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती डॉक्टर असदुल्ला साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह हम बात कर रहे हैं कितना आसान निकाह है और कितना इसको मुश्किल बना दिया गया है, इस वक्त हमें हर बंदा सुन रहा है, हर क्लास का बंदा सुन रहा है, हर तबके का बंदा सुन रहा है। आम पब्लिक के लिए बताएगा अनएसेंशियल खर्चे हमने कर करके कितना मुश्किल कर दिया इसको। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला अम्मा बाद। देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक सुन्नत है और एक आसान अमल है। और अगर हम इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को देखें निकाह एक इबादत है भी है। तो हुज़ूर का जो तर्ज़ अमल था, जो उनका सहाबे किराम के साथ तर्ज़ अमल था, हुज़ूर ने कितनी शादियाँ की, उसमें जो सबसे बड़ा जो वलीमे पे ख़र्चा किया गया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बड़ा ज़्यादा ख़र्चा हुज़ूर ने हज़रत ज़ैनब के वलीमे पे किया और उसमें एक बकरा ज़बह किया, यानी एक सबसे बड़ा वलीमा था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी वलीमे किसी में खजूर और घी, किसी में पनीर, और एक वलीमा तो ऐसे किया कि सहाबे किराम को कहा कि जो कुछ भी आपके पास है आप ले आइए। जब सहाबा ने खाना खा लिया तो फरमाया कि मेरी शादी का वलीमा था। अच्छा। तो इतना आसान वलीमा था। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु मालदार सहाबे किराम में से थे। वो अगर चाहते तो अपनी शादी के वलीमे पे पूरे मदीने को दावत दे सकते थे। 3-4 दिन बाद नज़र आया, हुजूर ने कहा कि आपको ऐसे बंद सौर के लग रहे हैं, शायद आपकी शादी हुई है। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरी शादी हुई। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब ये है कि यानी वो शादी इतनी आसान है कि उसने इस बात को भी यानी ज़रूरी नहीं समझा कि वो जाके हुजूर को बता दे, बस निकाह हो गया। और आजकल हमारे यहाँ जो तर्ज़ अमल है कि 3-3 महीनों से या इससे भी ज़्यादा से वो चलता रहता है और हम अपने तर्ज़ अमल से निकाह को मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं। और अगर मेरी इस्तिताअत है तो अगर मैं इसमें चलूँगा तो आगे बाकी लोग भी तो ऐसे हैं कि जिनकी इस्तिताअत नहीं है। सारी ज़िंदगी का उनका एक ही आरज़ू होती है कि किसी तरीके से उसके बेटे की शादी हो जाए, उसकी बच्ची की शादी हो जाए। बिल्कुल। और जैसे आपने हदीस में फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि सबसे बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें कम खर्च किया जाए। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आम करना चाहिए और आवाम को भी इस तरफ मुतवज्जे करना चाहिए कि इसमें गैर ज़रूरी रसूमात, गैर ज़रूरी अखराजात से लाजमी तौर पर परहेज़ किया जाए। बिल्कुल ऐसे।
और ये जो मुझे बताइएगा कि शादियों के दौरान हमने अक्सर देखा है कि हम हक महर जब उसको करते हैं, मतलब तय करते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अब एक शख्स की अगर तनख्वाह 50,000 या 1 लाख रुपए है तो 15 लाख रुपया लिखवा आता है वहाँ पे, उसको पता नहीं है कि ये मुझे जल्द अज जल्द पे करना है। देखिए ये एक इतना बड़ा मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में इजाफे से रोका, और एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिंबर पे खड़े होकर कहा कि इससे ज़्यादा कोई महर मुकर्रर नहीं करेगा। तो एक खातून ने ये बात भी सोचनी की कि खातून ने कहा कि नहीं, आपके पास ये हक़ नहीं है, कुरान ने हमें आपको हक़ नहीं दिया। तो हज़रत उमर ने कहा कि कहाँ पे लिखा है? तो कहा कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम अपनी बीवी को एक ख़जाना भी दे दो तो उससे वापस ना लो। तो हज़रत उमर ने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि महर का ज़्यादा होना और ये बहुत ज़्यादा एक नापसंदीदा तर्ज अमल है। अगर आपकी इस्तिताअत है फिर भी महर को कम रखें, और अगर इस्तिताअत नहीं है, जैसे ही यानी अंदाज़ा लगाइए कि लोग फिर महर के लिए सूदी कर्जे भी लेते हैं। तो ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप एक बरकत वाले काम के लिए इस तरह करते हैं और इतने ज़्यादा आप महर लिखवाते हैं कि सारी ज़िंदगी आप उसके बोझ से नहीं निकलते। और एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि शादी को हमने लालच का जरिया बना लिया। लड़की का वालिद भी सोचता है, बिट ट्रेड बना लिया है कि जी वो मुझे क्या देगा लड़का, और फिर लड़का अगर वो मर्द है तो उसको इस बात को कहते हुए इंतहाई दर्जे की बेशर्मी महसूस होनी चाहिए कि वो लड़की के घर वाले से पूछे कि आप लड़की को क्या देंगे। यानी अगर आप मर्द हैं, सारी जिम्मेदारी आप पर है, वो तो आपको अपने जिगर का गोशा दे रहा है, उसने सारी ज़िंदगी उसको बड़ा किया, उसको तरबियत दी, वो आपके घर में वो उसको भेज रहा है, तो अब आपका मुतालबा करना कि आप ये चीज़ भी भेज दें, ये चीज़ भी भेज दें। ज़ाहिर है उसमें तो एक चीज़ फिर जहेज़ वाली भी है, वो भी एक लानत है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, मैं महर वाले सवाल को ही आगे लेके चलूंगी, क्योंकि ज़ाहिर कुरान में तो है ना कि औरतों को उनका हक महर खुशी से दो, लेकिन एक चीज़ हमने देखी है, अब ये मिथ है या क्या है, इसको आप भी क्लियर कीजिएगा। अक्सर क्योंकि वो पैसे दिए जाते हैं ना, ख़वातीन को, औरतों को दिए जाते हैं, तो ये कहते हैं कि उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए, पेटियों में संभाल कर रख दो, या फिर उनको लगाना नहीं चाहिए। इस हवाले से क्या है कमाता है? देखिए वैसे सोने इसमें आम तौर पे हमारे यहाँ सोना ही दिया जाता है, और इस्लाम में ज़्यादातर माल को ज़ख़ीरा करने से रोका गया है कि ऐसा ना हो कि उसको ज़ख़ीरा करके रख दिया जाए कि जिसका सर्कल में न रहे। हर चीज़ यानी माल के बारे में शरीयत का उसूल ये है कि उसको सर्कल में रखें। सर्कल में जब रखेंगे उस बंदे का भी फ़ायदा होगा, बाकी बहुत सारे लोगों का भी उससे रिज़्क जुड़ा रहता है। तो ये 20-20 तोले सोना, 30-30 तोले सोना वो पड़ा रहता है, उसकी ज़कात भी हर साल देनी पड़ती है, वो मुआशरे से कटा हुआ है, ना वो ट्रेड सर्कल में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक नापसंदीदा तरह अमल है। उसके बजाय आप कोई ऐसा उसको सर्कल में रखें या कोई ऐसी चीज़ दें कि जिससे साथ साथ फ़ायदा भी हो। जैसे जेवर के तौर पे इस्तेमाल है, लेकिन जेवर के तौर पे खातून कितना जेवर इस्तेमाल कर लेगी, तो इतना ज़्यादा सोना फिर उसको रखना, और फिर जो है वो अगर कैश की सूरत में हो तो वो रखा जा सकता है, कैश की सूरत में है वो भी रखा जा सकता है, और वो भी करना चाहिए। उसके अलावा कोई मकान या कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि जो बाद में उसके काम ये भी हो सकता है मुफ्ती साहब कि लेट सपोज कि अगर एक औरत ने अपना हक महर दिया, मतलब लेट सपोज 10 लाख रुपए लिया, और उसने बस उसको लेने के बाद अपने शोहर को वापस दे दिया, किसी रिश्तेदार को वापस दे दिया, ये उसकी सवाबदीद है, वो दे सकती है? ये उसकी सवाबदीद है, वो माफ़ भी कर सकती है, किसी को दे भी सकती है। और लेकिन इस बारे में कुरान मजीद में अगर आप देखें तो कुरान में कहा गया है कि जब महर की माफ़ी की बात आए तो माफ़ी सबसे ज़्यादा मर्द को करनी चाहिए, इसलिए कि उस वही शौहर है, तो उसको इस बात का इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि बीवी की तरफ से मुझे कुछ मिले, बल्कि वातुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला कुरान मजीद में फरमाया गया है कि जो आप महर मुकर्रर करें वो दिल की खुशी से दिया करें। ये बहाने ना तराशें कि कभी बीवी को जो है ना आप सोशली प्रेशराइज करते हैं कि ये महर माफ़ कर दें, फिर लिखवाया जब आप दे नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो देना चाहती है, अपने शौहर को देना चाहती है, और ख़वातीन आम तौर पे दे भी देती हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, शौहर किसी मुसीबत में पड़ जाए, तो वो दे भी देती हैं। तो इसलिए इसको लालच का भी नहीं और इस तरह ट्रेडिंग भी नहीं बनानी चाहिए। खर्च किए जा सकते हैं, बल्कि खर्च करना चाहिए और इतने मकदार में रखना चाहिए कि जितने मकदार में जेनुइन ज़रूरत हो, और फिर उसकी ज़कात भी देनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुफ्ती स्कॉलर डॉक्टर असदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत से सवालात के उन्होंने जवाब दिए, बहुत से रह भी गए, लेकिन इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आगे लेकर चलते रहेंगे। यहाँ पर आज की सुबह कोच का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे हसनैन को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।